हमारे दिमाग में ये रहता है कि किसकी सरकार है, उसका एजेंडा क्या है। अरे ये वाला हम रख नहीं सकते, ये वाला सीन, क्योंकि बवाल हो जाएगा। धीरे धीरे राख झाड़ उठ खड़ा होता है एक नील पुरुष, और नीली देह धूप में चमकने तपने लगती है भरपूर। हिंदी फिल्मों की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। मैं यूपी, दिल्ली और मुंबई के रंगमंच की तुलना में अगर बात करूं तो पटना का रंगमंच फिर भी काफ़ी समृद्ध रहा है। लेकिन कलाकार समृद्ध नहीं हो पाए। के लिए तो समाज को भी कुछ करना पड़ेगा ना। समाज की बात कर रहे हैं, कलाकार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारा पीछा करते हुए ही दुनिया में आया था और पीछा करते हुए ही चला जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। हमारे साथ हैं खास मेहमान फरीद खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। फरीद खान साहब पेशे से तो पटकथा लेखक हैं, लेकिन मुख्य रूप से कवि हैं, नाटककार भी हैं, और क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रमों के लिए इन्होंने लिखा है। कई फिल्मों के पटकथा लिखे हैं। इस कार्यक्रम में हम सिनेमा से जुड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन एक कवि से बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ कविता भी ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आप फिल्मों में भी आपने पटकथा लेखन का काम किया है और लगातार कर रहे हैं, पेशे से मुख्य रूप से आप इससे जुड़े हुए हैं। तो फिल्म में किस तरह से बदलाव देख रहे हैं? इन दिनों क्या स्थिति है फिल्मों की? देखिए, इस वक्त हम फिल्मों को साउथ की फिल्म और नॉर्थ की फिल्म के रूप में देख रहे हैं। जो हिंदी की फिल्म है वो एक्चुअली नॉर्थ की फिल्म है, मतलब हिंदी है तो जाहिर सी बात है हिंदी भाषा नॉर्थ की, पर उसमें एक चीज़ जो दिख रही है कि साउथ का डोमिनेंस अभी बढ़ रहा है। मतलब ये है, उसकी वजह भी है खासकर कि हिंदी की फिल्मों में कहीं ना कहीं महसूस होता है कि भारत की संस्कृति मिसिंग है, कहीं वो लैक करता है। जैसे हीरो किस ग्रह का है, किस क्षेत्र का है, वो हमको समझ में आता नहीं है, क्योंकि वो तो टॉम क्रूज की नकल में वो कसरत करता है, उसकी तरह स्टंट करता है, तो जाहिर सी बात है उसके एक्सप्रेशन भी हॉलीवुड टाइप के हो गए। तो पूरा का पूरा एक हैंगओवर है हॉलीवुड का कि हमको उसके जैसा करना है, जो साउथ की फिल्मों में बिल्कुल नहीं है। साउथ की फिल्म अपनी संस्कृति के साथ आते हैं। अगर वो लोग लुंगी पहनते हैं तो उसको स्टाइल उन्होंने बनाया है, हमारी तरह नहीं कि हमारा हीरो ग्रीक गॉड है। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि अरे ग्रीक गॉड ग्रीस जाए, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान का गॉड चाहिए। तो हिंदी फिल्मों की हालत इस वक्त ठीक नहीं है उस हिसाब से अगर देखें तो, और इसी वजह से साउथ की फिल्में उस भूख को जो हमें बड़े पर्दे पर हमको अपनी संस्कृति चाहिए, वो साउथ की फिल्मों से मिलती है। वो एक्सप्रेशन, वो हमारा जो क्लास है, जैसे अभी पुष्पा 2, इस पर विवाद हो सकता है कि वो फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, पर वो हिट हो रही है। उसकी एक वजह यही है कि उसके अंदर आपको हिंदुस्तान दिखाई देता है, भले ही वो साउथ का है लेकिन वो हिंदुस्तान है। दूसरा बदलाव है जो जब से वेब नेटफ्लिक्स और OTT जब से आया, तो उसने बहुत सारे ऐसे कंटेंट के लिए जगह बना दी है जो अमूमन हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो हिंदी फिल्मों में या फिल्मों में बड़े पर्दे पर वो आ भी सकता है। तो एक जगह उस तरफ भी बना है, और वेब सीरीज़ भी है, जो कि हम लोग एक वर्ग ऐसा है हिंदुस्तान में जो डेली सोप से पक चुका है, एकदम उकता चुका। उसके लिए 8 एपिसोड का वेब सीरीज़ फिर भी ठीक है कि इकट्ठे एक चंक में वो देख लेता है एक साथ, या अपने टाइम पर जब उसको मन हुआ अपने घर में, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं भी वो देख सकता है। ये इस तरह का भी चेंज हम लोग अभी फिल्म इंडस्ट्री वाले देख रहे हैं।
जी, आपकी 3 किताबें भी हैं। जी। गीली मिट्टी पर पंजों के निशान, अपनों के बीच अजनबी, मास्टर शॉट जो कहानी संग्रह है। आप मूल रूप से कवि हैं, सिने जगत में काम कर रहे हैं, तो एक कवि को कैसे देखता है सिने जगत? सिने जगत बहुत सम्मान की नज़र से देखता किसी भी साहित्यकार को। लेखक के तौर पर अगर आपने साहित्य में अच्छा कर लिया है तो फिल्म में भी आप उसी तरह से काम कर पाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। सम्मान अपनी जगह है, लेकिन वो मीडियम एकदम ही अलग है। तो कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि वो टेक्निकल मीडियम है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्क्रीन प्ले की समझ होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कवि हैं और गीत लिखते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता आसान है कि आप साहित्यकार रहते हुए ही आप वहाँ पे संघर्ष कर सकते हैं और आपको काम मिल सकता है। लेकिन कहानी, उपन्यास अगर लिखते हैं तो आपको स्क्रीन प्ले भी सीखना चाहिए, तभी आप एक लेखक के रूप में, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, क्योंकि नॉवेलिस्ट की ज़रूरत नहीं है और कहानीकार की ज़रूरत नहीं है, पर कहानी की ज़रूरत है। नॉवेल की ज़रूरत है उसमें से कहानी लेने के लिए, विधा की ज़रूरत नहीं है। विधा तो हमको स्क्रीन प्ले की ही चाहिए। तो क्या अंतर है स्क्रीन प्ले और पटकथा में? स्टेज पर आपने प्ले देखा होगा पटना में बहुत सारा, तो स्टेज पर जो होता है, जो घटित होता है, वो प्ले है। स्क्रीन पर जब घटित होता है तो वो स्क्रीन प्ले है। पटकथा शब्द से मुझे थोड़ी दिक्कत है, ये चूँकि अनुवाद की भाषा है और वो कथा और पटकथा का अनुप्रास मिलाने के लिए ऐसा बन गया होगा। वास्तव में उस हिसाब से अगर देखें तो इसको पट नाटक कहना चाहिए, क्योंकि मंच पर जो घटित होता है उसको हम नाटक कहते हैं, तो पर्दे पर जो घटित होता है उसको पट नाटक कहना चाहिए। पट मतलब पर्दा और नाटक का मतलब प्ले है। वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन शब्दों का एक, मुझे लगता है कि वो पटकथा शब्द हिंदी में गलत है। कवियों और फिल्म के गाने लिखते हैं, दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? साहित्य में दिक्कत है, सिनेमा में दिक्कत नहीं है। साहित्य में ये दिक्कत है कि जो लोग सिनेमा में लिखते हैं, चूँकि उनको थोड़ा सा सतही मानते हैं, क्योंकि सिनेमा में लिखने के लिए आपको लोकप्रिय तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोकप्रिय, जिसको कई बार वो लोकप्रियतावादी भी हो जाता है। उस चक्कर में जो गांभीर्य है कविता का, खासकर हिंदी साहित्य गंभीरता को लेकर बहुत सचेत, सतर्क रहने वाला हिंदी समाज है, जबकि उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में सारे बड़े शायरों ने फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, चाहे वो शायर हो, चाहे वो कैफी हो, चाहे वो मजरूह सुल्तानपुरी हो, कोई भी हो। एक वजह ये भी है कि उर्दू जो है वो बहुत बोलने वाली भाषा है, इसीलिए वो ऑडियो विजुअल, जो सिनेमा हमारा है वो ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो उसमें जो बोलने वाली चीज़ है या दिखने वाली चीज़ है, यानी जिसमें घटनाएं हैं, उनका ही महत्व होगा, उनको ही महत्व दिया जाएगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होगी, जो लिखी जाती है इसलिए वो पढ़ी जाती है, उसका बोलने और देखने से कोई मतलब नहीं है। उसमें अभिनय नहीं है, उसमें गाना नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाता है। अदरवाइज अगर आप जैसे कि शंकर शैलेंद्र थे, वो हिंदी के अच्छे कवि थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो मतलब ये यादगार है। हम उसकी वजह से उनको पढ़ कर लोग बड़े होते हैं। तो क्या ये सही है कि कवि और फिल्मी गीतकारों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाए? नहीं। आप इसे सही मानते हैं? नहीं, गलत है ये तोड़ना चाहिए। ये सचेत कोशिश के तहत कि कोई कहीं भी लिख सकता है। ये एक तरह की विक्टोरियन मोरालिटी है जो नहीं होनी चाहिए, कि जो फिल्मों में लिखता है वो गलत है या सतही है, ये मानना ही गलत है। फिल्म लेखन में राजनीति दबाव किस तरह से काम करता है? मोटे तौर पर ऐसा खुद ब खुद दिमाग में बन जाता है। इसकी गहराई में जाकर
बात करेंगे तो काफ़ी सारी बातें निकल सकती हैं, लेकिन जब हम लोग कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट जब कंसीव भी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि किसकी सरकार है, उसका एजेंडा क्या है, अरे ये वाला हम रख नहीं सकते, ये वाला सीन क्योंकि बवाल हो जाएगा, ये वाला सीन रख नहीं सकते, सेंसर में रुक जाएगा। ये सारी बातें दिमाग में रहती हैं। इन सब के बावजूद लिखने के बाद बहुत सारी फिल्में अटक जाती हैं सेंसर में, तो दबाव रहता है। अक्सर ये सवाल उठता है ऐसे साहित्यकार पर जब उनकी साहित्यिक रचना कुछ और कहती है और पेशे से वो कुछ और होते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं कि असल में वो हैं क्या। कि पेशा तो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति घर चलाने के लिए सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, वो स्टेट एजेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या कह रहा है ये उसका व्यक्तित्व है। पर जो कह रहा है वो अपने जीवन में उसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप इसके विरोधाभास पर बात कर रहे हैं। क्योंकि विरोधाभास 100% कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसने कविता लिखी वो हूबहू अपने व्यवहार में भी वैसा हो, क्योंकि जीवन लगातार बदल रहा है और लगातार बदलने का मतलब ही है कि हमको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। मैं इसमें वैल्यू जजमेंट देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी उनमें से हूँ कि छोटे छोटे बहुत सारे समझौते, मतलब एक सीमा तक मुझे लगता है कि मैंने भी किया होगा, क्योंकि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ जो एक पुरुषवादी इंडस्ट्री है, या जहाँ बाजार के दबाव में और अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकती हैं कि राजनीति के दबाव में भी करना होता है, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। इसके बावजूद मैं वहाँ हूँ, मेरा घर चल रहा है, उससे अनुपात ही देखकर आप उसका आकलन कर सकते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत है। मतलब एक्सट्रीम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर अगर कोई चला जाए तब उसकी आलोचना तो मैं भी करता हूँ, तो मैं वहाँ तक नहीं हूँ, इतना ही केवल कह सकता हूँ मैं। वहाँ तक आपको जाने का मौका नहीं मिला इसलिए आप वहाँ तक नहीं है, या फिर आपने अपने आप में संतुलन बना के रखा है कि मुझे यहीं तक रहना है? हाँ, मैंने ये ऐसा ही बना कर रखा है कि एक ख़ास एक निश्चित दायरे तक ही मुझे जाना है। अगर सो कॉल्ड मुझे लिबरल भी होना पड़ेगा तो एक ख़ास दायरे तक ही लिबरल मैं होऊंगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे काम मैंने छोड़े भी हैं वहाँ पर। आपने कविता की बात कही तो आपकी दो कविता काफ़ी चर्चित है, खुदा और महादेव। मैं चाहूँगी कि ये दोनों कविता आप सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे सूरज निकलता है नीला होता जाता है आसमान, जैसे ध्यान से जग रहे हो महादेव। धीरे धीरे राख झाड़ उठ खड़ा होता है एक नील पुरुष, और नीली देह धूप में चमकने तपने लगती है भरपूर। शाम होते ही फिर से ध्यान में लीन हो जाते हैं महादेव। नीला और गहरा हो जाता है, हो जाती है रात। क्या बात है। और दूसरी कविता जो आपने कही है वो खुदा है। मैं तो तुम्हारा पीछा करते हुए ही दुनिया में आया था और पीछा करते हुए ही चला जाऊंगा। मेरे सारे कौतुक तुम्हारे लिए ही थे, मेरा हर बहुरूप तुम्हारे लिए ही था। सरकती पैंट और बहती नाक के समय से लेकर बढ़ती तोंद और झूलती झुर्रियों के समय तक मेरे सारे कार व्यापार तुम्हारे लिए ही थे। तुम हो कि रोशनी में, रंगों में, सुगंधों में मिलते हैं। बहुत अच्छी कविता है। थैंक यू। सिनेमा से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वन लाइनर क्या होता है? इस शब्द का काफ़ी इस्तेमाल हमने सुना है। इसमें एक सेलिंग पॉइंट होता है, मतलब ये ज़्यादातर राइटर्स के काम आता है। राइटर्स को ये सीखना पड़ता है कि जो भी कहानी, जो भी पटकथा वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्टार्स को सुना रहा है और उनके पास अमूमन वक्त नहीं होता, तो हमारे यहाँ
कहावत है कि प्रोड्यूसर अगर 10वें फ्लोर पर जा रहा है नीचे से, तो वो जो लिफ्ट में घुसते ही 10वें फ्लोर तक का जो टाइम है, उस टाइम में कितनी बात आप अपनी स्टोरी की सुना सकते हो। तो इसमें इसीलिए उसको वन लाइनर कहा गया है। और वन लाइनर का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो एक लाइन में होता है, वो नहीं होगा तो हम खड़े नहीं होंगे। उसी तरह से स्क्रिप्ट या फिल्म किस विचार, किस कहानी, किस वजह से खड़ी है, उसका स्केलेटन, उसका कंकाल, उसको वन लाइन कहते हैं, जिसमें मोटे तौर पर एक मेन कैरेक्टर की जर्नी और एक मेन कन्फ्लिक्ट स्टोरी में क्या है, ये होता है। जी, आप बिहार रंगमंच से भी जुड़े हुए रहे हैं। जी, इब्ता से। आपका लिखा हुआ कई नाटकों का मंचन भी हुआ है। बिहार से काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार बाहर जाकर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। हाँ, मतलब बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या बिहार उनसे कुछ नहीं करवा रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब जैसे पिछले दिनों रीजेंट सिनेमा में जो एक छोटा सा ऑडिटोरियम बना, हाउस ऑफ हाउस ऑफ वैरायटी, उसको बनाने वाले मतलब उसका जो विचार था, विनीत कुमार उसमें काफ़ी अहम रोल उन्होंने निभाया। वो बम्बई के ही थे, उन्होंने आकर किया, वो आकर कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। आप करवाएं उनको, मतलब वो आकर खड़े हो सकते हैं, आकर अपना विचार दे सकते हैं, खड़े होकर अपनी निगरानी में कुछ बनवा सकते हैं या करवा सकते हैं। पर बाकी और सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उपलब्ध कौन कराएगा? ये बहुत बड़ा संकट है। देखिए, मैं रंगमंच तक अपनी बात अगर सीमित रखूं तो रंगमंच तो पटना का बहुत समृद्ध रहा है, वो कमज़ोर नहीं रहा है। मैं यूपी, दिल्ली और मुंबई के रंगमंच की तुलना में अगर बात करूं तो पटना का रंगमंच फिर भी काफ़ी समृद्ध रहा है। यहाँ पर नए तरह के कंटेंट आते रहे हैं, लोग जुझारू होकर काम करते हैं। कोई अगर बिना पैसों के अगर काम कर रहा है तो उसकी शिद्दत और जो पैसों के लिए काम करता है उसकी शिद्दत में फ़र्क होता है। तो पटना में लोग बिना पैसों के काम कर रहे हैं, अपना जीवन दे देते हैं। पटना का रंगमंच काफ़ी समृद्ध रहा है, पहले से भी है। लेकिन कलाकार समृद्ध नहीं हो पाए। कलाकार समृद्ध नहीं हो पाए, वो क्या कर सकते हैं? उनकी स्थिति अभी भी वही है। कई लोग, हाँ, वही है। कलाकारों के लिए तो जो समृद्ध नहीं हो पाए, अब उसके लिए तो समाज को भी कुछ करना पड़ेगा ना। समाज को भी आगे आना पड़ेगा। जो अपने कलाकारों को संरक्षण देने का काम कौन करेगा? समाज की बात कर रहे हैं, कलाकार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस मामले में मुझे लगता है कि समाज को पहले पहलकदमी निभानी होगी, क्योंकि सरकार तो बाद में करेगी ही करेगी। समाज जिस दिशा में जाता है, सरकार उसको संभालने, व्यवस्थित करने का काम करती है। सरकार ने किया भी। अगर संगीत नाटक अकादमी या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या इस तरह के सांस्कृतिक केंद्र जो जोनल सेंटर्स बने हुए हैं, उसमें से ग्रांट लेकर लोग काम करते हैं, उनको नाटक करने के पैसे दिए जाते हैं, पर उससे बहुत भला नहीं होता है। उससे केवल एक नाटक हो जाता है या एक फेस्टिवल हो जाता है, एक थिएटर फेस्टिवल हो जाता है, पर उनके जीवन पर, आर्थिक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मराठी थिएटर में होता है। वहाँ सरकार का सहयोग नहीं मिलता है और बॉक्स ऑफिस में हाउसफुल होता है उनका नाटक। गुजराती नाटक या बंगाली नाटक या साउथ में भी बहुत सारे नाटक हैं। लोग नाटक उनके जीवन के रूटीन में, बम्बई में ही कई ऑडिटोरियम ऐसे हैं जहाँ पर लोग हर वीकेंड पे नाटक देखने जाते हैं, जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं या हम लोग मॉल में जाते हैं।
वो लोग मॉल नहीं जाते हैं उतना, वो नाटक देखने चले जाते हैं। तो इस तरह से समाज ने अपने कलाकारों को सर पे उठा रखा है, जो समाज ने यहाँ नहीं किया। ये सच्चाई है जी। फरीद खान साहब, आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में, इतनी अच्छी बातचीत और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।